हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का कॉमिक विशेषांक टाइम ओवर का दूसरा भाग। तब डोगा रजनी को बताता है कि उसे हत्यारे के यहाँ आने की उम्मीद थी और इसलिए वो उसके फ्लैट पर नजर रख रहा था, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो जानती हो इस वक्त यहाँ क्या हो चुका होता। लेकिन फिर भी हत्यारा तुम्हारी माँ के सिर पर एक चोट काट चुका था और तुम्हारी माँ अपने होश खो बैठी थी। मैं हत्यारे को लगभग पकड़ ही चुका था, लेकिन तुम्हारी माँ के तकिए के नीचे रखा चाकू उसको मिल गया और उसने मुझ पर प्रहार करके खिड़की से कूद कर भाग गया। वो इतना फुर्तीला था कि उसने मेरा कोई हथियार तक बाहर ना निकलने दिया। रजनी, नामुमकिन। यह कहकर रजनी खिड़की की तरफ जाती है और बोलती है, यहां से कूदकर कोई बच नहीं सकता। तब डोगा उसको बोलता है, कोई भी बच सकता है, नीचे झांकोगी तो मामला साफ हो जाएगा। वो उस नेट को इसी आपात स्थिति के लिए पहले से ही नीचे बांध कर आया था, ताकि खतरे की सूरत में जब वो नीचे कूदे तो सीधे नेट पर जाकर गिरे और छटपटाती जान बाहर निकलने से बच जाए। उसी समय पूरा क्षेत्र पुलिस के सायरनों से गूंज उठता है। तब डोगा के कदम भी खिड़की की ओर बढ़ते हैं और वह खिड़की से जाते वक्त रजनी को भी हत्यारे से सावधान रहने के लिए कहता है। दूसरे ही पल डोगा का जिस्म भी हवा में लहराता हुआ उसी नेट की ओर जाने लगता है। चकित सी खड़ी रह गई रजनी ने अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करती है। एक इंसान होने के नाते किसी इंसान की परेशानी में परेशान होना तो जायज है डोगा, लेकिन कानून की हदें पार करके नहीं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। उसी पल बाहर से दरवाजा खटखटाया जाने लगा। रजनी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर सुविख्यात है। रजनी, सुविख्यात जी आप? सुविख्यात, थोड़ी देर पहले तुम जोर जोर से चिल्ला रही थी, क्यों? सुविख्यात के प्रश्न का जवाब सामने था। सुविख्यात की नजर जैसे ही बेड की तरफ जाती है, अरे माँ जी को क्या हुआ? इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले चलो। या ठहरो, मैं यहीं पर सारा इंतजाम करवाता हूँ। सुविख्यात फोन करके हटाई था कि धड़धड़ाते हुए इंस्पेक्टर भुनकर ने अपनी टीम के साथ वहां प्रवेश किया। क्या हुआ? क्या फिर वही पहेली? रजनी, हाँ इंस्पेक्टर, लेकिन डोगा के बीच में आ जाने से हत्यारा माँ को नहीं मार पाया। इंस्पेक्टर भुनकर सुविख्यात के बारे में पूछ पाता कि तभी वहां पे डॉक्टर आ जाता है। ओह आइए डॉक्टर प्लीज। और तब, मिस्टर सुविख्यात, खून काफी बह गया है, इन्हें फौरन खून चढ़ाना होगा। जो करना है जल्दी करें डॉक्टर। डॉक्टर, नर्स, हरी अप, इनका ब्लड ग्रुप चेक करना होगा। रजनी, माँ अच्छी तो हो जाएगी ना डॉक्टर? डॉक्टर, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर सुविख्यात, इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, खून का इंतजाम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। सुविख्यात, इंतजाम तो हो गया डॉक्टर। तब सुविख्यात डॉक्टर को बताता है कि उसका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव ही है। रजनी के लिए सुविख्यात उस वक्त एक फरिश्ते से कम नहीं था। घबराइए नहीं मिस रजनी, जब समय अच्छा हो तो सब अच्छा ही होता है। इंस्पेक्टर जाते आते रजनी को कह के जाता है कि आपकी माँ को होश आते ही मुझे फोन कर दीजिएगा, और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद रजनी की माँ को होश आ जाता है। कामनी देवी ने आंखें खोल दी। माँ, तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हें कुछ भी हो कैसे सकता था? सुविज्ञात जी ने दूसरी बार हमारी मदद की है, इस बार उन्हीं ने तुम्हें खून दिया है। रजनी की माँ, सांपों के उड़ते जहर को चीर कर मदद के लिए कौन आता है बेटी? ऐसे लोगों को इंसान नहीं फरिश्ता कहते हैं। सुविख्यात, इस धरती पर कोई भी फरिश्ता नहीं होता माँ जी, सब इंसान ही होते हैं। हाँ, जो लोग अपने स्वार्थ की खातिर जीते हैं वो कायर बन जाते हैं और दूसरे की मदद के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियों का डर उन्हें सताता है। और मैं ऐसी किसी भी जिम्मेदारी से दूर अकेला तन्हा हूँ। ना कोई आगे रोने वाला है ना पीछे। हाँ, अगर कुछ है तो वो है दौलत। आगे भी दौलत और पीछे भी दौलत। जरूरत है तो मेरी जिंदगी को संवारने वाली दौलत की। रजनी की माँ, मैं समझ गई कि तुम किस दौलत की बात कर रहे हो। कामनी देवी के चेहरे पर अजीब सा खिंचाव आने लगा, सांस तेज होने लगी। डॉक्टर, नर्स, जल्दी इंजेक्शन। रजनी, डॉक्टर, माँ को क्या हो रहा है? माँ, नहीं डॉक्टर, मुझे अब इंजेक्शन की नहीं, एक तसल्ली की जरूरत है। सुविख्यात बेटा, क्या तुम मुझे ये तसल्ली दे सकते हो कि तुम मेरी बेटी रजनी का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बेटा, हाँ कह दो। हाँ, हाँ हाँ माँ जी, आप। और ये कहकर, और इससे ज्यादा वह कुछ ना कह पाया, क्योंकि उसी वक्त कामनी देवी का शरीर ढीला पड़ता चला गया। ऐसे खड़ी रह गई रजनी जैसे चलती नाव भंवर में फंस गई हो। आई एम सॉरी। आह माँ, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। कामनी देवी की चिता पर चीता भी रजनी के साथ मौजूद था। हिम्मत से काम लो रजनी। उसी शाम सूरज मोनिका के घर, मतलब इंस्पेक्टर चीता के घर पहुंचता है। आओ सूरज, कहाँ है चीता? मोनिका सूरज को लेकर चीता के कमरे की तरफ बढ़ती है।
अमरे अपने कमरे में रजनी की माँ की मौत ने भैया के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला है सूरज। दोनों जैसे ही चीता के कमरे पर पहुंचते हैं, चीता एक चेयर पर बैठा होता है। शायद मोनिका, शायद रजनी के अकेलेपन की फिक्र ने उन्हें परेशान कर दिया है। सूरज, अरे तुम्हारे भैया तो पूरे देवदास लग रहे हैं। सूरज की आवाज सुनकर चीता उसकी ओर देखता है। आओ सूरज। सूरज, रांझा को उसकी हीर, मजनू को उसकी लैला और देवदास को उसकी पारो तो नहीं मिल सकी थी, मगर चीता को उसकी पारो जरूर मिल सकती है। चीता, ये क्या मजाक है सूरज? मोनिका, ये मजाक नहीं, हकीकत है भैया। मैं जानती हूँ कि आप रजनी को बेहद चाहते हैं। चीता, ये क्या बकवास है? सूरज, जुबा नहीं कहती पर नजर बयां करती है गालिब। मोनिका, भैया मैंने सूरज को इसलिए ही बुलाया है। इंस्पेक्टर चीता, किस लिए बुलाया तुमने सूरज को? तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? मोनिका, बुझा नहीं रहे भैया, आपकी जिंदगी की पहेली को सुलझा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप रजनी से शादी कर लें। चीता, ये नहीं हो सकता। सूरज, क्यों नहीं हो सकता? एक ज्वालामुखी एक ज्वालामाई, क्या खूब जोड़ी है भाई। चीता चिढ़के, सूरज बकवास बंद करो। ये ठीक है, कॉलेज में हम दोस्त थे, मगर सिर्फ दोस्त, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसी दोस्ती को शादी का रूप कैसे दिया जा सकता है? मोनिका गंभीर हो गई। पर उसकी जिंदगी के लिए जरूरी है भैया। टाइम ओवर हत्यारा उसके पूरे परिवार को खत्म कर चुका है। रजनी अकेली बची है, उसका अगला निशाना वही होगी। चीता, और इसे अब आप ही बचा सकते। सॉरी मोनिका, लेकिन इस तरह उसे अकेली छोड़कर नहीं, वरना आज उसकी माँ की चिता जलते देखी है तो कल उसकी चिता भी जलती देखने के लिए तैयार रहना। चीता, नहीं। मोनिका, अगर ये नहीं आपके दिल की गहराई से निकला है तो आपको रजनी से शादी करनी ही होगी। उस तरह रजनी आपके साथ आपकी सुरक्षा में हर वक्त सुरक्षित रहेगी। उसे बचाने का यही एक तरीका हो सकता है भैया, सिर्फ यही एक। सूरज, अपने भैया को सोचने के लिए थोड़ा समय दे दो। आओ चलें। यह कहकर दोनों कमरे से बाहर निकलने के लिए चलते हैं। चीता, ठहरो। अगर रजनी तैयार है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। सूरज, तो फिर लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहे हो प्यारे? मर्दों की तरह मुंह उठाकर बात करो। मोनिका, भैया ये कहकर आपने मुझे जो खुशी दी है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मगर चीता की मंजिल कुछ और भी थी। रजनी के परिवार की हत्याएं अगर किसी रंजिश का परिणाम है तो मुझे रजनी के पिछले अखबारों में कोई ना कोई क्लू या कोई ना कोई ऐसा नाम जरूर मिल जाना चाहिए जिसके खिलाफ रजनी ने कभी कुछ ऐसा लिखा हो जो वो दुश्मनी की वजह बन गया हो। मगर फिलहाल चर्चा चर्चा दुश्मनी की नहीं, रिश्तों की होने वाली थी। रजनी, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। सुविख्यात, माँ जी, जिस बंधन में हमें बांध गई है, तुम चाहो तो वो बंधन तोड़ सकती हो रजनी, क्योंकि प्यार के बंधन भावनाओं की डोर से नहीं बांधे जाते। रजनी, नहीं सुविख्यात, ये भावनाओं का नहीं, मन का बंधन है, जिसमें बंधकर माँ ने अपना फर्ज पूरा किया है, क्योंकि बेटी के लिए वर की खोज उसके माँ बाप ही करते हैं। मुझे ये बंधन स्वीकार है। सुविख्यात, तो हम आज ही अमेरिका चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तुम्हारी जान को टाइम ओवर हत्यारे से खतरा है। मैं टिकट के लिए एयर इंडिया के एजेंट को फोन करता हूँ। सुविख्यात के चेहरे पर इत्मीनान ही इत्मीनान था, मगर मोनिका की आंखें अनायास ही नम हो उठी थी। मोनिका, अब रुकने के लिए यहाँ रखा ही क्या है, चलें? क्योंकि मोनिका जिसे चीता का सहारा बनाने आई थी वो तो अब दूसरे का सहारा बन गई थी। इधर कॉल बेल की आवाज के साथ ही चीता ने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने सूरज व मोनिका को ना देखकर वह थोड़ा हताश हुआ। उस लिफाफे ने उसके मस्तिष्क पर जैसे किसी प्रश्न की दस्तक दी। लिफाफा खोलते वक्त वह प्रश्न उसके जहन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका था। किसने भेजा होगा इसे? लिफाफे के अंदर से निकली उस ड्राइंग शीट पर निगाहें पड़ते ही चीता की सारी चालाकी जैसे उसकी आंखों में उतर आई। ये ये क्या है? बुरी तरह उलझ गया था चीता। क्या मतलब है इसका? भेजने वाले ने अपना नाम पता भी नहीं लिखा। उसी पल बजी टेलीफोन की घंटी। चीता स्पीकिंग। नाम बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता था इस वक्त तुम घर में अकेले हो और फौरन फोन तुम ही उठाओगे। रहस्य से सिकुड़ गई चीता की आंखें, सर पत्थर की तरह कठोर हो गया। कौन हो तुम? वही जिसकी किसी भी खबर की आज शहर के सभी अखबारों को जरूरत है। वही जिसकी तलाश तुम्हें है। वही जिसकी तलाश डोगा को है। वही जिसकी तलाश रजनी को भी है। वही हूं मैं जिसकी आज पूरी मुंबई पुलिस को तलाश है। तुम टाइम ओवर हत्यारे। जबड़े कस गए चीता के। शायद आवाज को पहचानने की जबरदस्त कोशिश कर रहा था चीता। तुमने सही कहा चीता, दरअसल मैं टाइम ओवर हत्यारा ही हूँ। औरों को तो वो पर्चा में 36 घंटे बाद भेजता हूँ, लेकिन तुझे मैंने इसी पहेली के साथ भेजा है। तेरी मौत तो निश्चित ही है। जबरदस्त ढंग से चौंका चीता। चीता,
तुमसे पहले ये पहेलियां मिस्टर विमल प्रसाद डागर, उनकी बेटी शिल्पा और उनकी पत्नी कामनी देवी को भी मिल चुकी हैं। 3 लोग इस पहेली को सॉल्व नहीं कर पाए और उन्हें मिला टाइम ओवर का पर्चा और फिर मिली मौत। ओह, तो इसलिए टाइम ओवर का पर्चा देखते ही केवल वही डर जाता था जिसे वो पहेली मिली होती थी। मैंने उन्हें धमकी दी हुई थी कि यदि वे इस पहेली के बारे में किसी और को बताते तो मैं उसकी भी हत्या कर देता। चीता इस पहेली को खुद सॉल्व करेगा कमीने, लेकिन ये पहेली तो तुम्हें रजनी को देनी चाहिए थी। तुम्हारी दुश्मनी तो उस परिवार से है। मेरी दुश्मनी हर उस इंसान से है जो रजनी से जुड़ा है, और रहा सवाल रजनी का, तो उसे मैंने पहेली नहीं, उसका जवाब दे दिया है। चीता के चेहरे के जर्रे जर्रे पर भूकंप के भेजे भाव आ गए। क्या बकते हो? कैसा जवाब भेजा है तुमने उसे? अगर तुम ये पहेली सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें भी वो जवाब मिल जाएगा। गुड बाय। उफ, मैं इस आवाज को नहीं पहचानता, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आवाज का स्टाइल मेरा जाना पहचाना है। अपने दिमाग की नसों के जाल बुनने लगा था चीता। क्या हो सकती है पहेली जिसके एक तरफ एयर इंडिया के लोगों का चित्र बनाया गया है और दूसरे हिस्से में एक बोइंग विमान के अंदर के पूरे हिस्से का, दिखाई गई सभी सीटों में से केवल एक सीट पर अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द एफ लिखा है। इस एफ का क्या मतलब हो सकता है? पुनः कॉल बेल बजी और इस बार दरवाजे पर सूरज और मोनिका थे। तुम? भैया वो चीता, कहने की जरूरत नहीं। मैं समझ गया कि रजनी ने शादी से इनकार कर दिया। सूरज, रजनी ने शादी से इनकार नहीं किया चीता, बल्कि उसने सुविख्यात नाम के उस लड़के से शादी करने का फैसला किया है जिसके हाथ में उसकी माँ खुद रजनी का हाथ दे गई है, और वो शायद आज ही एयर इंडिया के विमान से अमेरिका जा रहे हैं। सुविख्यात? मोनिका, सॉरी भैया, हमारे कारण आपके दिल को ठेस पहुंची। लेकिन चीता ने तो जैसे मोनिका के वे शब्द सुने ही नहीं थे। मैं उस पहेली को हल कर लिया। मैंने उस पहेली को 36 मिनट से भी पहले हल कर लिया। सूरज, पहेली? मोनिका, आप कहाँ जा रहे हैं भैया? चीता, ये मैं अभी नहीं बता सकता मोनिका, मेरा रास्ता मत रोको। ये कहकर चीता वहां से निकल जाता है। मेरा समय खराब मत करो, क्योंकि अगर इस वक्त देर हो गई तो मैं टाइम ओवर हतारे तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। रजनी को मार डालेगा वो। हवा के झोंके की तरह चीता बाहर निकल गया। सूरज, सूरज उसको एक लेटर दिखाते हुए बोलता है। मोनिका, ये देखो। मोनिका, क्या है ये? सूरज, शायद वही पहेली जिसका जिक्र चीता कर रहा था। मोनिका, कैसी है ये पहेली जिसका हल उन्हें भी टाइम ओवर हत्यारे तक पहुंचा सकता था? उफ, कितना समय लगता है किसी यात्री विमान में बैठकर उड़ान भरने में। इधर हर खतरे से बेखबर से विख्यात के साथ सांता क्रूज एयरपोर्ट पर मौजूद थी रजनी। सब कुछ समय से हो रहा है, तुम कुछ ज्यादा बेसब्र हो रहे हो। जब तक इंडिया छोड़ नहीं देता तब तक टाइम ओवर वाले हत्यारे से मैं बेखबर नहीं हो सकता रजनी। मैं जानता हूं कि वो तुम पर भी हमला कर सकता है। रजनी, हमले से पहले वो टाइम ओवर का पर्चा देता है, और मुझे अभी तक ऐसा कोई भी पर्चा नहीं दिखा। सविख्यात, भगवान करे दिखे भी ना। आओ। ठीक उसी पल हाथ के उस जबरदस्त प्रहार से दोनों के बंधन टूट गए। तड़ाक! उफ, अरे! उन बंधनों को तोड़ने और सविख्यात पर बाज की तरह झपटने वाला वह शख्स चीता था। कमीने! रजनी, चीता, तुम ये तुम ये क्या हरकत है? दाड़ पड़ा चीता। ये तुम क्या करने जा रही थी रजनी? जानती हो ये शख्स कौन है? यही है टाइम ओवर हत्यारा। रजनी, चीता, पागल हुए हो क्या? ये क्या बक रहे हो? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं टाइम ओवर के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।